आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कुछ दे रखा है कि इंडिकेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइडेंटिकल, और इसमें ऑप्शंस हैं कि इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है, आइडेंटिकल है, तीनों में से पेयर बताने हैं हमको। तो देखो फर्स्ट पेयर हमको कौन सा दे रखा है, एक तो ये दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है हमको। तो इन दोनों पेयर में हमको बताना है कि ये इनएंशियोमर है, डायस्टेरियोमर है या फिर आइडेंटिकल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसका बताया था आपको करने का, कैसे करते हैं कि आप इधर से देखेंगे और इन दोनों को प्लेन में रखें, ठीक है, और इसको क्या कर दें, फिशर में ओपन कर दें इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनने वाला है, इधर एम ही रखो, ये वाला जो ग्रुप है, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है तो ये लेफ्ट साइड आएगा और ये आ जाएगा राइट साइड। अब इस वाले को कैसे बनाओगे, ये कार्बन है तो इसके पास F आ गया, H और CH3, बैक कार्बन पे क्या है CH2Br है तो CH2Br कर दिया। अब देखो प्रायोरिटी निकाल लो, 1 2 3 और 4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया और फोर्थ ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा R। सिमिलर केस इस वाले में देखो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आया, और जो H है फोर्थ ग्रुप है वो कहाँ पर है, अप साइड है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा S। तो ये R है और ये S है, RS कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गया, ये दोनों इनएंशियोमर हो गए। तो फर्स्ट वाला ग्रुप पेयर क्या हो गया, इनएंशियोमर का हो गया। अब देखो सेकंड वाला जो पेयर हमको दे रखा है, अब देखो सेकंड वाला पेयर हमको ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हमको, या तो ऐसे कंसेप्ट लगाओ कि इस पे इधर से देखोगे तो ये वाला प्लेन में आ जाएगा, ये Me और ये कार्बन, ये चेन, और Cl इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। सिमिलर केस इधर से देखोगे तो H इधर आ जाएगा और Cl इधर आ जाएगा। या तो ऐसे करके आप कर लो, या फिर आपको यहीं पे चेक करना है, टाइम का अगर कम है आपके पास तो आप यहीं पे देख सकते हो। यहाँ पे कैसे देखोगे, देखो फर्स्ट वाला Cl ये आ गया, सेकेंड वाला ये वाला आएगा, देन थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। अब देखो 1 2 3 ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन जो H है वो कहाँ पे है, ये डॉटेड लाइन पे है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो ये क्या आ जाएगा R। अब इस वाले केस में देखो 1 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो 1 2 3 ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन H कहाँ पे है, देखो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, फोर्थ ग्रुप जो है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो क्लॉकवाइज का क्या हो जाएगा, ये S, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा R, S। सिमिलर केस यहाँ पे है, देखो H कहाँ पे है, यहाँ टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, फोर्थ ये वाला है, फर्स्ट ये वाला है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो 1 2 3 ये आ गया, ये क्या है क्लॉकवाइज, लेकिन H कहाँ पे है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये जाएगा S। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 ऐसे जा रहा है, ये क्या आ गया एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ ग्रुप कहाँ पे है, फोर्थ ग्रुप है सिंपल लाइन पे, एक प्लेन में। अब इस वाले केस में हम देखो 1 और 3 में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, Cl की, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे, डॉटेड लाइन पे, मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा S। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी S, S। तो ये RS और SS क्या हो गए हमारे, ये हो गए डायस्टेरियोमर। अब एक थर्ड वाला दे रखा है, वो आप खुद से ट्राई करना, बहुत इजी है। जो फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है आपको उसको थोड़ा सा बस ट्विस्ट करना है, और यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जो कंपाउंड होंगे वो आइडेंटिकल होने वाले हैं क्योंकि ये मीजो कंपाउंड बनेंगे। तो आप ये खुद से ट्राई करना, यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिकल होने वाले हैं।
तो फर्स्ट वाले का एनेंटियोमर, सेकंड वाले का डायस्टीरियोमर, थर्ड वाले का आइडेंटिकल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको सी ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें दिया हुआ है 3 कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं। ये 3 हमको कंपाउंड्स दे रखे हैं, इसमें बताना है कि मीजोफॉर्म में कौन सा है। तो मीजोफॉर्म में क्या होता है, मीजो कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसके पास कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। तो देखो यहाँ पे इधर ये दोनों सेम है, इधर दोनों सेम है, ये CH3 और ये ET है, इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होने वाली, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमिलर केस यहाँ पे देखो CH3 है, लेकिन यहाँ H है और इधर H है, अपोजिट साइड H है, तो यहाँ भी कोई सिमेट्री नहीं होने वाली है। यहाँ पे देखो ये सिमेट्री प्रेजेंट है, मीन्स हाफ इधर का पार्ट और हाफ इधर का पार्ट, दोनों पार्ट सेम आ रहा है, तो मीन्स ये क्या हो गया, मीजो हो गया। इसके पास देखो कायरल सेंटर ये है, इधर कायरल सेंटर ये है और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ये सेंटर में इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड हो गया वो मीजो हो गया, मीन्स थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो मीजो है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है हमको बी ऑप्शन। 34th क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर रैसिमिक मिक्सचर इनटू प्योर एनेंटियोमर। रैसिमिक मिक्सचर का सेपरेशन प्योर एनेंटियोमर में, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको टर्म जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हम रिजोल्यूशन। ये याद रखने के लिए आप इसको याद रखें, रिजोल्यूशन हम टर्म बोलते हैं जहां पर भी रैसिमिक मिक्सचर को सेपरेट किया जाए इनटू प्योर एनेंटियोमर, तो वो रिजोल्यूशन होगा। और जो ऑप्शन नंबर दे रखा है हमको, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे पूछा रैंक ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ RS प्रेसिडेंस। यहाँ पे हमें CIP रूल लगाना होगा, जो हम RS कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी दिखाते हैं वही चीज़ हमको देखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन दोनों केस में ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो मीन्स यहाँ पे इन दोनों को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी इन दोनों के केस में। अब देखो यहाँ पे CH2B आ रहा है और यहाँ पे CH2CH2B आ रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, मीन्स इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होने वाली है, तो इसकी प्रायोरिटी हम हाईएस्ट देते हैं। फिर इसको आएगा 2। अब देखो यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, इसके कंपैरिजन में हाई, तो इसकी हाईएस्ट और इसकी लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीजो कंपाउंड। तो स्ट्रक्चर्स हमको दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें हमें मीजो कंपाउंड बताना है। तो सिंपल है, इसमें आप स्ट्रक्चर देखो, ऑप्शन नंबर डी में एक स्ट्रक्चर दे रखा है। इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो रही है इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है मीजो कंपाउंड में क्या होता है, कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन यहाँ पे जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये जो कंपाउंड होगा वो मीजो कंपाउंड होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, among the following structures select E isomer arrow indicated the bond to be considered। तो यहाँ पे E isomer हमको बताना है, हमने E और Z पढ़े हुए होंगे। E कौन सा होता है, जहाँ पे ये होता है ट्रांस की तरह और Z होता है सिस की तरह। ट्रांस में मीन्स जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप होंगे वो दोनों अपोजिट साइड होंगे। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें देखो ऑप्शन हमको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन हमको ये है, इसमें प्रायोरिटी देखनी है सबसे पहले। तो इसमें देखो इस वाले कार्बन से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले की ज़्यादा हो जाएगी। अब इस वाले में देखो यहाँ कार्बन, इस कार्बन से ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के पास ब्रोमीन लगा हुआ है,
तो प्रायोरिटी इस वाले की ज़्यादा होगी, ए और ए, ये बी और ये बी, तो देखो अपोजिट साइड हो गए, तो ये कौन सा हो गया, ई कॉन्फ़िगरेशन हो गई इसकी। सिमिलर केस हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में जो है 4th, देखो हमें इस बॉन्ड के इंडिकेटेड बॉन्ड है, इस पे हमें ई आइसोमर बताना है। अब देखो इस वाले केस में यहाँ डी है और यहाँ एच है, तो इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन। अब देखो इस कार्बन के पास ये 2 कार्बन है और यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की। तो यहाँ पे ए आ गया, ये बी आ गया, अब ए देखो अपोजिट साइड हो गए और बी अपोजिट साइड हो गए, तो ये आ गया ई कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसमें स्ट्रक्चर सेकंड देखोगे और स्ट्रक्चर थर्ड देखोगे तो ये दोनों जेड है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट और फोर्थ, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे जो म्यू है वो हमको जीरो बताना है। तो देखो यहाँ पे Cl क्या है, अबव द प्लेन है और यहाँ भी अबव द प्लेन है, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो यहाँ पे अबव द प्लेन जाएगा और यहाँ पे भी अबव द प्लेन जाएगा, तो यहाँ पे जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि इन दोनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अबव द प्लेन जाने वाला है, रिजल्टेंट। सिमिलर केस देखो यहाँ पे, यहाँ दोनों प्लेन में है तो दोनों का इधर आएगा, मीन्स रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अब जब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, तो म्यू क्या हो गया, इसका नॉन जीरो हो गया। अब देखो इधर सिमिलर केस है, जैसे ये था वैसे ये है, तीनों देखो अबव द प्लेन बॉन्ड है, तो अबव द प्लेन क्या जाएगा, रिजल्टेंट जाएगा, तो यहाँ भी जीरो नहीं होने वाला। अब देखो ये बॉन्ड क्या है, अबव द प्लेन, और ये क्या है, बिलो द प्लेन, या ऐसे कैसे कह सकते हो कि अवे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो एक टुवार्ड्स जा रहा है एक अवे जा रहा है ऑब्जर्वर से, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो म्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मीन्स इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, ऑन प्लूटो वेयर एवरीथिंग इज फ्रोजन एस्ट्रोनॉट डिस्कवर्ड 2 फॉर्म्स ऑफ ब्यूटेन, गॉश एंड ब्यूटेन एंटी। तो यहाँ पे ब्यूटेन की फॉर्म मिली है हमको, एक तो गॉश है और एक है एंटी फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है एज्यूमिंग दैट देयर आर नो रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं होने वाली है, ठीक है। तो विच स्टेटमेंट अबाउट द 2 फॉर्म्स इज करेक्ट, या तो वो एनेंशियोमर होंगे ये दोनों फॉर्म, या फिर डायस्टेरियोमर होंगे, मीजो कंपाउंड होंगे, ये गॉश फॉर्म हैज 2 स्ट्रेजोनिक सेंटर एंड द एंटी हैज ओनली 1। तो यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले क्या करना है, गॉश और एंटी फॉर्म बनानी है। ये आ गई गॉश फॉर्म और एक बना ली हमने ये एंटी। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिशर में, उसके बाद इनकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन से हमको क्या पता लगेगा कि ये दोनों जो हैं वो डायस्टेरियोमर्स हैं। इसको आप खुद ट्राई करना एक बार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें पूछा है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से कंपाउंड शो करेगा। एक ई ऑप्शन और है इसमें, 50:50 मिक्सचर ऑफ सी एंड डी। अब देखो ये सी है, ये डी है, ये बी और ये ए। अब यहाँ पे क्या बताना है हमको, ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन शो करने वाला है। तो देखो कंपाउंड जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यहाँ पे कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को अगर आप कन्वर्ट करोगे फिशर में,
तो ये क्या हो जाएगा, मीजो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला। इस वाले केस में देखो यहाँ पे मीजो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला। अब डी वाले पे देखो, यहाँ OH है, इधर OH है, ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होने वाला है। और जो 50-50 मिक्सचर होगा सी और डी का, सी और डी क्या है, डायस्टीरोमर, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी 50:50 मिक्सचर दे रखा है हमको डायस्टीरोमर्स का, तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो मीन्स यहाँ पे ये ऑप्शन भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ए डी और ई ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जो ऑप्शन नंबर हमको दे रखा है ए में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 में, among the structure shown below which has the lowest potential energy, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, मीन्स स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो हाई हो जाएगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी जब हाई हो जाएगी तो स्ट्रक्चर आप बुक में देखो अपने 4 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 2 तो दे रखे हैं चेयर फॉर्म में और 2 दे रखे हैं बोट फॉर्म में, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो हाई होगी ऑलरेडी, तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को हम छोड़ दें। अब इसके बारे में बात करते हैं। हमने अभी कुछ पहले क्वेश्चन करे थे जो 25 to 27 कुछ क्वेश्चन करे थे हमने, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इक्वेटोरियल पोजीशन है, उस पे बल्की ग्रुप हाईली स्टेबलाइज होता है और एक्सियल पे लेस स्टेबल होता है। तो जो हमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं। अब देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, लेकिन ये वाली एक्सियल पोजीशन है। तो यहाँ पे तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, यहाँ 2 इक्वेटोरियल पे है, 1 एक्सियल पे, तो स्टेबिलिटी कहाँ हाईएस्ट हो जाएगी इस वाले केस में, तो यहाँ पे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जो ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए दिया है। अगर आपको नहीं पता कि इक्वेटोरियल और एक्सियल कैसे देखें, तो मेरी लास्ट वीडियो देखो 16 to 30 क्वेश्चन जिसमें किए हुए हैं, उसमें मैंने 25 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, 25, 26, 27 क्वेश्चन है उसमें नंबर में, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन कैसे देखते हैं। पूरा मैंने जो रिंग इसका चेयर फॉर्म का सारी चीज़ एक्सप्लेन करी है, कैसे हम अपर बॉन्ड निकालते हैं, कैसे लोअर बॉन्ड निकालते हैं, उस हिसाब से पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस चीज़ को जाके आप देख सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 आप खुद से ट्राई करो एक बार, क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली रिपीटेड हैं कि कायरल कंपाउंड बताना है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है वो बताना है। तो ये भी क्वेश्चन वही रिपीटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज और आर कायरल, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल हमको दे रखे हैं और इसमें क्या बताना है हमको, कौन सा कंपाउंड कायरल है। तो वही है कि हमको क्या देखना है, सबसे पहले कायरल सेंटर देखना है और देखना है कि किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों प्रेजेंट नहीं है और कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड हमारा कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको क्वेश्चन को खुद ट्राई करो एक बार, इजी क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि POS COS ना हो और वहाँ पे कायरल सेंटर हो। तो यहाँ पे जो 42 है इसमें स्ट्रक्चर जो दे रखे हैं हमको, उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 43 भी 42 और कायरल सेंटर निकालने के जैसे हमने क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह है। अ कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड बाय अ स्टूडेंट बट इट्स स्ट्रक्चर वाज नॉट आइडेंटिफाइड। कंपाउंड तो सिंथेसाइज कर लिया लेकिन स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने हमको क्या बताया कि एक वो जो कंपाउंड है वो मीजो कंपाउंड है जिसके पास 5 कार्बन एटम है और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं। तो हमको ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें 5 कार्बन है और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शुड बी
द स्टूडेंट कंसिडर एज पॉसिबिलिटीज ऑफ हिज कंपाउंड। तो इसमें जो हमको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 5 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और ऑप्शंस हैं, उसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर हमको चूज करने हैं। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है हमारे, जो आंसर होगा इस चीज का वो होगा, एक तो ये स्ट्रक्चर होने वाला है। देखो ये 2 कायरल सेंटर आ गए, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर और 5 कार्बन की रिंग हो गई। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो ये और ये दोनों कायरल सेंटर, 5 कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4 5। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ना तो इसमें POS है ना कोई COS है, सॉरी मीजो कंपाउंड होगा ये, क्योंकि इसमें मीजो कंपाउंड दे रखा है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और देखो जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में मीजो नहीं होगा, फोर्थ वाला मीजो होगा। 2 इसके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर, 5 कार्बन की रिंग और मीजो कंपाउंड है। 5th वाला नहीं होने वाला, तो इसमें 1st, 2nd और 4th स्ट्रक्चर जो है वो मीजो हैं और जिसके पास 5 कार्बन और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हमको दे रखा है, इसमें हमें आइसोमर बताने हैं। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। अब देखो यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हम अपोजिट साइड कर दें और सेम साइड कर दें तो इस पे ज्योमेट्रिक आइसोमर पॉसिबल है। और इधर देखो CH और एक ये पूरा, इसके बाद यहाँ पे H है और ये CH3 है, तो ये अप डाउन में जा सकते हैं, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, यहाँ से ज्योमेट्री शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 आइसोमर इस वाले डबल बॉन्ड पे पॉसिबल है और 2 इस पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर 2 और 4 जो आएगा वो आंसर आएगा। तो वही 4 यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे पॉसिबल होने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर कायरल। तो वही सेम क्वेश्चन है कि कायरल कंपाउंड हमको बताने हैं। तो कायरल कंपाउंड कौन से होते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो इसमें जब आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इसमें सारे कंपाउंड्स में ना तो किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना किसी में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ पे जो जितने भी 4 हमें कंपाउंड दे रखे हैं वो सारे कायरल कंपाउंड हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। इसको खुद से ट्राई करो आप, कायरल कंपाउंड कैसे पहचानते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इक्विलिब्रियम इज नॉट रैपिड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा इक्विलिब्रियम यहाँ पे रैपिडली मूव नहीं करेगा एट रूम टेम्परेचर। सबसे पहली बात तो देखो रूम टेम्परेचर पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाती, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि हम हीटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब जो डबल बॉन्ड रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे वो लो है। हमको डबल बॉन्ड रोटेशन के लिए क्या चाहिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है हमको। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड पे रोटेशन दिखा रखा है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है और डबल बॉन्ड रोटेशन के लिए हम हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 47, इसमें लोएस्ट एनर्जी कंफर्मेशन बतानी है ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की लोएस्ट एनर्जी कंफर्मेशन, तो इसमें गॉश है, एंटी है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या पता है कि जो एंटी होती है वो हाईली स्टेबलाइज होगी, हाईली स्टेबल होगी। जब हाईली स्टेबल हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी, उसकी लोएस्ट एनर्जी हो जाएगी। तो हमको क्या देखना है ऑप्शंस में कि एंटी कॉन्फ़िगरेशन ब्यूटेन की कौन सी है।
तो इसमें जो एंटी कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रखी है वो ऑप्शन नंबर दे रखी है सी में, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि लोएस्ट एनर्जी कौन सी होती है, एंटी होती है, एंटी स्टेबल है, लोएस्ट एनर्जी है, और एंटी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है, ये वाली CH3 इधर है, तो इसकी अपोजिट साइड में CH3 लगाएंगे, ये आ गई हमारी एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमको दे रखा है। अब देखो 48 भी सेम क्वेश्चन है, कायरल सेंटर बताने हैं उसमें, तो इस चीज़ को आप खुद से ट्राई करो। कायरल सेंटर वही है कि POS और COS नहीं होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। तो इसमें अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें स्ट्रक्चर में फर्स्ट में और फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, फर्स्ट और फोर्थ में प्रेजेंट है, और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो करेक्ट होगा। आप खुद से इसको ट्राई करो एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है और सेकंड स्ट्रक्चर ये है। हमको ये बताना है कि ये इनेंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, या फिर आइडेंटिकल है, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आप देखो इधर CHO एबव है और CHO यहाँ पे बिलो है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को 180 डिग्री रोटेट करा दें, मीन्स पूरा इसको 180 डिग्री रोटेट करा दें, CHO ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा इसकी तरफ। अब इधर वाले जो कंपाउंड है, ये जो HOH हैं वो इधर आ जाएंगे और ये वाले इधर चले जाएंगे। अब ये वाला जो H है वो ऊपर आके 180 डिग्री इधर आ जाएगा, मीन्स ये H आ गया, और ये OH इधर आ जाएगा। सिमिलर केस, ये H इधर, ये OH इधर, और ये H इधर। तो मीन्स देखो आइडेंटिकल हो गए दोनों स्ट्रक्चर 180 डिग्री रोटेशन करने के बाद। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है हमारे वो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।